नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मुरारी आप सभी के बीच परीक्षा मैनिया में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज पढ़ने जा रहे हैं ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। यानी एक प्रश्न इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। यदि आज के क्लास में यदि आपने पढ़ाई नहीं किया तो समझिए कि एक प्रश्न से आप चूक जाइएगा। तो आइए हम चलते हैं आज की क्लास में, शुभ आरंभ करते हैं बिना देर किए हुए। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है, इसको पढ़िए और इसके बाद इससे जितना रिलेटेड होगा आपका इस टॉपिक से तो आपके एग्जाम में छूटेगा ही नहीं। चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी क्यों ना करते हो, आपके एग्जाम में चाहे पीसीएस का हो, सीपीयू हो, जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, हाल ही में आपका एग्जाम आने वाला है, इस टॉपिक से तो एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो चलिए पढ़िए कि क्रांति यानी श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति से पता चलता है सफेद। श्वेत क्रांति से क्या पता चलता है? सफेद पता चलता है। श्वेत क्रांति से क्या पता चलता है? सफेद क्रांति यानी सफेद। श्वेत क्रांति से आप देखिए यहां श्वेत क्रांति यानी सफेद क्रांति। क्या दोस्तों? सफेद क्रांति। सफेद क्या होता है? दूध। यानी सफेद जो है दूध होता है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। आपका आंसर क्लियर, दूध का। अब देखिए श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। किससे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति की स्थापना, श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1970 में। 1970 में वर्गीज कुरियन कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का रहने वाले थे। भारत विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। यानी भारत, याद रखिए कौन सा? भारत जो हमारा देश है दूध उत्पादन में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। इसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो आपका श्वेत क्रांति का संबंध किससे? यानी श्वेत होता है, देखिए श्वेत से याद रखिए सफेद। सफेद क्या होता है? दूध। और दूध क्रांति यानी सफेद क्रांति संबंधित है दूध से। और श्वेत क्रांति का जनक किससे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1970 में। आइए थोड़ा सा क्रांति के बारे में हम जान लें जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। कौन कौन सी क्रांति है जो आपके एग्जाम में आएगा? तो एक क्रांति से प्रश्न बनता है। तो आइए आज हम क्रांति खत्म कर दे जो आपके लिए क्या बार बार परेशान करता है। चलिए क्रांति पर चलते हैं। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन क्रांति, वो सब नहीं, ये फसल की क्रांति। ठीक है, कौन सी क्रांति? फसल की क्रांति। इधर ध्यान दीजिए। तो क्रांति से पहला स्टार्ट करते हैं हम कौन सा? लाल क्रांति से। कौन सा? लाल क्रांति। इसके बाद और क्रांति कौन सा है? जल्दी से बताइए। लाल के बाद नीली क्रांति। और क्रांति का नाम बताइए जल्दी से। पीली क्रांति। और क्रांति का नाम आपको बताइए, जल्दी से नाम बताइए। रजत क्रांति। और क्रांति का नाम सुनिएगा, चलिए बादामी क्रांति। और क्रांति का नाम सुनिएगा, कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति। और नाम सुनिएगा, हरित क्रांति। कौन सा? हरित क्रांति। और क्या है जल्दी से बताइए? गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति। और क्रांति नाम सुनिएगा, यानी आपका कितना? बादामी क्रांति, रजत क्रांति, गोल क्रांति। गोल क्रांति। गोल क्रांति, कृष्ण क्रांति,
बादामी क्रांति, रजत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, हरित क्रांति, और क्या अभी आपने पढ़ा ना श्वेत क्रांति। कौन सा? एक तो श्वेत क्रांति, श्वेत यानी दूध से संबंधित है ना, श्वेत क्रांति। कौन सा क्रांति? श्वेत क्रांति। अभी जो मैंने आपको बताया जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1970 में वर्गीज कुरियन इसके जनक कहे जाते हैं। और वर्गीज कुरियन कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के रहने वाले थे। ये तो मैंने बता दिया ना। श्वेत क्रांति। और कौन सी क्रांति है? जल्दी से याद कीजिए। हरित क्रांति, भूरी क्रांति, भूरी क्रांति। कोई और क्रांति बचा है? हरित क्रांति, पीली क्रांति, कृष्ण क्रांति, बादामी, इसके बाद गोल क्रांति, नीली क्रांति। एक और क्रांति, चलिए एक और क्रांति हम लिख देते हैं अपने तरफ से, अपने तरफ से नहीं, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति। देखिए इतना सारा क्रांति में से एक क्रांति आपका एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। यानी इतना सारा क्रांति में से एक क्रांति तो आपके एग्जाम में पक्का पूछेगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कौन क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। पेट्रोलियम, इसको ब्लैक क्रांति भी कहते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बताते हैं। अब देखिए गोल क्रांति, आलू कैसा होता है? गोल, यानी आलू, आलू जो है कैसा? गोल क्रांति संबंधित है। देखिए बादामी क्रांति, बादामी जो है मसाला से संबंधित है। कौन सा क्रांति इससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। देखिए सुनहरी क्रांति, सुनहरी मीन्स एकदम फल से, बागवानी से। कौन सी क्रांति से? फल, बागवानी क्रांति से संबंधित है। रजत क्रांति, व्हाइट देखे होंगे ना, अंडा से संबंधित है। किस क्रांति से? अंडा से संबंधित है। और पीली क्रांति किससे? तिलहन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली यानी मत्स्य, मत्स्य से। लाल क्रांति टमाटर कैसा होता है? लाल और मांस से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली का नाम सुने हैं? झींगा से, झींगा उत्पादन से, झींगा मछली से। हरित क्रांति खाने वाला, जो भोजन हम लोग खाते हैं ना, उद्योग, उद्योग नहीं, खाद्य पदार्थ, खाद्यान्न, खाने वाला अन्न, खाद्यान्न यानी जो हम लोग अन्न खाते हैं। इसके बाद भूरी क्रांति, भूरी क्रांति किससे? उर्वरक से। भाई बिना उर्वरक के तो काम होगा ही नहीं। इसके बाद देखिए कोई क्रांति बचा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपके एग्जाम में जब भी जाइए एग्जाम देने से पहले ना एक बार क्रांति देख लीजिए, आपका सारा एक क्रांति एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बता देते हैं कौन सा गोल क्रांति, बताइए जल्दी से। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा से। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल से, बागवानी से। नीली क्रांति मत्स्य से। और पीली क्रांति तिलहन से। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर और मांस से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से। हरित क्रांति खाद्यान्न यानी खाने वाला पदार्थ से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से। और श्वेत क्रांति संबंधित है मिल्क से। तो आज हम एक प्रश्न और बनाते हैं, चलते हैं हम अगला। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, हरित क्रांति, यहां से अब देखिए फिर एक आपका प्रश्न बन गया। हरित क्रांति का जनक विश्व में किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को, यानी विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। कहाँ का रहने वाले थे ये पूछ देता है एग्जाम में। हाल में आपका बिहार एसएससी का एग्जाम है, ध्यान रखिए, एक प्रश्न क्रांति से आपका पूछेगा, ठीक है। तो हरित क्रांति की शुरुआत विश्व में किसने किया था? नॉर्मन बोरलॉग। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। और इसकी शुरुआत भारत में किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन। किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। भारत में
हरित क्रांति का जनक किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन। कब किए थे? कब किए थे? 1966-67 में। किस फसल के लिए किए थे? गेहूं के उत्पादन बढ़ाने के लिए। और भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन, यानी कहने का मतलब है कि हरित क्रांति तो कम, यानी सबसे अधिक गेहूं के उत्पादन के लिए तो कहां पर? हरियाणा, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं हरित क्रांति की शुरुआत की गई। ठीक है, किस उत्पादन को बढ़ाने के लिए? गेहूं के उत्पादन बढ़ाने के लिए। कब किया गया? 1966-97, यानी 1966-67 में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को। किस देश के रहने वाले थे? बताइए जल्दी से। अमेरिका के रहने वाले थे। तो हरित क्रांति से एक प्रश्न आपका बनेगा। अगला देखिए आपका तिलहन। तिलहन क्रांति किससे संबंधित है? यानी पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। और तिलहन के उत्पादन में प्रथम राज्य, अभी अग्रणी राज्य कौन सा है? एमपी है, मध्य प्रदेश। किस चीज के उत्पादन में अग्रणी है? सोयाबीन। यानी सोयाबीन भारत में सबसे अधिक किस राज्य में होता है? सोयाबीन का, तो मध्य प्रदेश में। और सरसों पूछे कि सरसों भी तो तिलहन है। सरसों का बीज सबसे अधिक कहाँ होता है? राजस्थान, राजस्थान में। ठीक, यहां से भी एक प्रश्न आपको मिल गया। चलिए, अभी हम आपको क्या बता रहे थे? आपको बता रहे थे हम हरित क्रांति, इसके बाद पीली क्रांति। तो इस क्रांति से आपका एक प्रश्न आएगा, तो फिर से एक बार हमारे साथ आप रिपीट कीजिए कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से। गोल क्रांति आलू से। और बादामी क्रांति मसाला। मसाला सबसे भारत में किस राज्य में होता है? केरल राज्य में सबसे अधिक मसाला होता है। इसके बाद रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति बताइए। अंडा उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल और बगानी उद्यान से। पीली क्रांति तिलहन। नीली क्रांति मत्स्य से। आप पूछ दे कि भारत में सबसे अधिक मछली का उत्पादन किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। अब विश्व में समुद्री मछली का उत्पादन किस देश में होता है? चीन में होता है। याद रखिए, यहां से रेलवे में प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका लाल क्रांति टमाटर से। और रेड मीन्स मांस से। झींगा, यानी कौन सा क्रांति संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली से। ठीक है, झींगा मछली भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में। क्लियर। भूरी क्रांति उर्वरक, यानी बिना रसायन का तो कोई काम आज का फसल हो ही नहीं सकता है। और टोटल क्रांति को हम मिला देते हैं। क्या करते हैं हम? टोटल क्रांति को मिला दिए तो कौन सा क्रांति बन गया? इंद्रधनुष क्रांति। टोटल क्रांति को हम मिला दिए तो आपका बन गया इंद्रधनुष क्रांति। क्लियर। आप देखिए इंद्रधनुष क्रांति की शुरुआत कब से हो गई? तो आपका ये 2000 में इसकी शुरुआत की गई भारत के, यानी केंद्र सरकार द्वारा। और इसके अंतर्गत सभी क्रांति आती है, इतना ध्यान रखिएगा। जो यदि आपको लगता है कि सर समझ में नहीं आया तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आपको और बेहतर तरीका से बताने का कोशिश करूंगा। तो चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न आपका है, ये भी इंपॉर्टेंट है आज का प्रश्न। यानी भारत में भाषा के आधार पर, भारत में किस आधार पर? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? देखिए भाषा के आधार पर भारत में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है ना। इसके बाद
चलिए, तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यहां पर पूछ दिया, तो देखिए पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में। अभी वर्तमान में इसकी राजधानी कहाँ है? वर्तमान में इसकी राजधानी अमरावती है। इसके बाद देखिए फिर भाषा के आधार पर यानी तेलुगु भाषा के आधार पर किस राज्य का निर्माण किया गया? तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया। कहां से? किससे हटाकर? आंध्र प्रदेश से हटाकर। ठीक है, यानी तेलुगु भाषा के आधार पर, कौन सा भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर फिर एक राज्य का गठन किया गया जिसका नाम क्या है? तेलंगाना है। कौन सा नाम है? तेलंगाना। कब किया गया? 2 जून को। कब किया गया? 2 जून 2014 में किया गया। और इसकी राजधानी हैदराबाद। अभी तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। 10 साल के बाद फिर आंध्र प्रदेश की राजधानी विजयवाड़ा हो जाएगी। ठीक है, तो आपका सबसे पहला नहीं, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन कब किया गया? 1 अक्टूबर 1953 में। और भाषा के आधार पर फिर से देखिए, यानी तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश से भी एक अलग राज्य बन गया। कौन सा? तेलंगाना। कब बना? 2 जून 2014 को बन गया। इतना समझ में आया? एक प्रश्न यहां से पूछ देगा आपको। चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा, और मैं आपको इतना विधिवत से समझाने की कोशिश करूंगा कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में हमेशा के लिए आपका दिमाग में समझ में आ जाएगा, और वो भी मैप के द्वारा एकदम समझाएंगे विधिवत। लेकिन आज का मैंने बस बताया कि एक प्रश्न जो पूछता है, जो बार बार रिपीट करता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगला देखिए जो आपका एग्जाम में आने वाला है। देखिए आपके एग्जाम में एकदम भी आई, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन एकदम आसानी से, कभी कभी ना इतना हम हड़बड़ी में होते हैं कि गलत कर बैठते हैं। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? सबसे पहले मेगास्थनीज दरबार में, देखिए सबसे पहले क्या बोला? दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला पहला, यानी मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसका राजदूत था? किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और इसका फेमस क्वेश्चन क्या है कि इसने एक पुस्तक लिखा। कौन सा पुस्तक लिखा? इंडिका लिखा। इंडिका पुस्तक लिखा। यानी पूछ देता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक के रचनाकार कौन है? इंडिका पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो मेगास्थनीज, जिसमें क्या बताया? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का वर्णन किया है। किसमें? इंडिका में। इतना ध्यान रखिए। अब ये बताया कि चंद्रगुप्त का जो महल है कहाँ? पाटलिपुत्रा में। अब पाटलिपुत्रा में किसका बना था? लोहा का, सोना का? नहीं, बना था किसका? लकड़ी का बना था। किसका बना था महल? उसका लकड़ी का। यानी आपका फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। और इंडिका में भारत क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में वर्णन किया था। और क्या बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसका किसका बना हुआ था? लकड़ी का। इतना तो समझ में आ गया। यदि नहीं समझ में आया है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। 100% इसकी जिम्मेदारी मेरे पर है। अगला प्रश्न क्या है? स्वामी विवेकानंद। देखिए कितना शानदार। और यहाँ देखिए हम जो टॉपिक लेकर आए हैं सिलेक्टेड टॉपिक। कहने का मतलब कि कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं,
आपको वैसा पढ़ाना जो आपका एग्जाम, चूंकि आपका एक ही उद्देश्य है, आपको एग्जाम क्लियर करना। आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, सर्विस मिल जाएगी, तो हम क्यों इधर से उधर पढ़ते और पढ़ाते चले, हम वहीं पढ़े जो हमको एग्जाम में आने वाला है, बस बाकी फालतू कुछ नहीं। 50 क्वेश्चन पढ़ने से बढ़िया है ना कि 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? सबसे पहले देखिए बता दिया है कि स्वामी विवेकानंद, कौन? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए, कहाँ हुए? शिकागो में। देखिए सभी आंसर इसी में है, यानी स्वामी विवेकानंद शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया था? पूछा कब, यानी कब संबोधित किया था? तो 1893 में। देखिए एकदम याद कर लीजिए कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में किया था। कब? 1893 में किया था। और शिकागो कहाँ स्थित है? अमेरिका में है। शिकागो कहाँ है? अमेरिका में है। याद हो गया आपका? क्लियर? यानी स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में। और शिकागो कहाँ स्थित है? अमेरिका में है। अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे बनता स्वामी विवेकानंद जी से कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? जल्दी से बताइए। स्वामी विवेकानंद का नरेंद्र दत्त, क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त नाम था। क्या नाम था स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम? नरेंद्र दत्त। इनके, अब देखिए स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। और इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। परमहंस इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद ने किसका स्थापना किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, यानी रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। कब किया था? 1897 में किया था। कब किया था? 1897 में। और पूछता है क्या पूछता है स्वामी विवेकानंद के बारे में कि इनका स्वामी विवेकानंद का कि युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए युवा दिवस, इनके जन्म दिवस, यानी इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में। तो यहाँ से नहीं कि जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ से मिल गया कि यानी युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। इतना ध्यान रखिए, इसमें से एक प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक बार रिपीट कर देते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने अपना विश्व धर्म सम्मेलन में स्पीच कहाँ दिया? शिकागो में दिया। कब दिए? 1893 में दिए। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। और इन्होंने किस मिशन का स्थापना किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। कब किया? 1897 में। और इनका जन्म दिवस यानी 12 जनवरी 1863 में हुआ। ठीक है, तो इनका युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। एक प्रश्न यहां से आपको मिल गया। चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहां से भी एक प्रश्न आपको मिलेगा, आपको साइमन कमीशन से मिलेगा। ठीक है, तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान आखिर भैया इसको बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन कमीशन को क्या कारण था कि इसको बहिष्कार किया गया कि भाई भागो हमारे इंडिया से? साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज द्वारा, बताइए लाठी चार्ज द्वारा, लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? दोस्तों बताइए, ये विरोध करने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। दोस्तों बताइए क्यों? साइमन कमीशन भारत में पहुंचा था कब? 1928 में। यानी ये 1928 किस लिए पहुंचा था? कि भारत के प्रशासनिक मामलों का विचार देने के लिए।
और इसका बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि इसके सदस्य दल में क्या थे? एक भी भारतीय नहीं थे। इसका बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि इसके दल में एक भी भारतीय नहीं थे, एक भी भारतीय नहीं थे। दोस्तों सब के सब क्या थे? गोरे लोग थे, यानी सब वाइट लोग, यानी इसको साइमन यानी सफेद लोग कहते हैं। साइमन को सफेद लोग यानी वाइट लोग। ठीक है, तो यहां से आपका प्रश्न नहीं छूटना चाहिए कि साइमन कमीशन भारत में कब पहुंचा था? 1928 यानी 13 फरवरी 1928 में पहुंचा था। और लाठीचार्ज के दौरान किस नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय को, जिससे कि क्या, जिसे शेर ए पंजाब कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, और इसका बहिष्कार करने का कारण क्या था? साइमन कमीशन, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, अब अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख बताइए। गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में किया गया है? आपका फटाफट आंसर होना चाहिए, इस पे सोचने की बात ही नहीं है। किस ग्रंथ में? ऋग्वेद में, यानी भारत का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के किस मंडल में है गायत्री मंत्र का उल्लेख? तीसरा मंडल में है। तो टोटल मंडलों की संख्या कितनी है? टोटल गायत्री मंत्र में, टोटल ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल है, जिसमें तीसरा मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? गायत्री मंत्र का, जिसका रचनाकार यानी किसके द्वारा लिखा गया? तो महर्षि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया। किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता, भगवान सूर्य को समर्पित है। इतना ध्यान रखिए। आप बताइए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किस मंडल में? तीसरे मंडल में। इसका रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र। और किस देवता को समर्पित हैं? सूर्य देवता को समर्पित हैं। अब बात कर लेते हैं कि गायत्री मंत्र में 9वां मंडल, कौन सा मंडल? 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। और एक और यहाँ से कि सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? किसमें? ऋग्वेद में सिंधु नदी का। किस नदी का? सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। एक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो एक बार किया गया है गंगा नदी का। एक बार किया गया है गंगा नदी का। और 3 बार किसका उल्लेख किया गया है? तो यमुना नदी का। किसका? यमुना नदी का किया गया है ऋग्वेद में। यानी सबसे भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं कि वेदों की संख्या पूछ देता है कि वेद की संख्या कहाँ, वेद का संख्या कितना होता है? तो वेद का संख्या फटाफट बताइए। वेद कितना होता है? 4 होता है। कौन कौन होता है? जो पहला मैंने बता दिया, कौन? ऋग्वेद होता है। पहला ऋग्वेद होता है। कौन सा? ऋग्वेद। दूसरा कौन सा होता है? यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद होता है। तीसरा कौन होता है? सामवेद होता है। और चौथा अथर्ववेद होता है। कौन सा? अथर्ववेद होता है। ठीक है, अब ऋग्वेद में कौन सा मंडल? 10 मंडल। तीसरा मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? गायत्री मंत्र का। चलिए, तो ऋग्वेद में सामवेद, पहले देखिए सामवेद को मानी भारतीय संगीत का जन्मदाता किस वेद को कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। और मंत्रों का उच्चारण यानी मंत्रों का वंशीकरण किस वेद में? अथर्ववेद में। यजुर्वेद में किसका उल्लेख किया गया? कर्मकांड का। किसका? कर्मकांड का उल्लेख किया गया है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? आपके लिए, चलिए आप लोग भी ध्यान दीजिए। इधर विकल्प ए में देते हैं किस चीज का? तांबा, सोना, लोहा और चौथा इनमें से नॉन ऑफ दीज। जल्दी से बताइएगा, इनमें से कोई नहीं।
ठीक। तो मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? सबसे पहले तो तांबा का किया गया था, ताम्र पसाड़ काल। याद रखिए कौन सा? ताम्र पसाड़ काल। ताम्र पसाड़ काल, पसाड़ काल में, ठीक है। किस चीज की खोज हुई? तांबा की। भारत सबसे पहले, सॉरी, मानव सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। तांबा का युग को क्या कहते हैं? चालकोलिथिक युग कहते थे, यानी तांबा का युग कहते थे उस समय, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? मनुष्य ने सबसे पहले, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का प्रयोग किया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के नजदीक, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के नजदीक, जल्दी से बताइए, पृथ्वी के नजदीक ग्रह कौन सा है? आपको बता रहे हैं कि पृथ्वी के नजदीक ग्रह, देखिए यहां से मैं आपको, पृथ्वी के नजदीक ग्रह कौन सा है आपका? पृथ्वी के नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का, चलिए, पृथ्वी के नजदीक ग्रह कौन सा है आपका? जल्दी से बताइए। बुध, शुक्र, पृथ्वी तो है ही, मंगल, बताइए। तो पृथ्वी के नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। कौन सा ग्रह है? शुक्र है। देखिए शुक्र, बुध और शुक्र, यानी बुध और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। पूछ देता है कि वे दो ग्रह कौन सा है, यहां पर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिए। वे दो ग्रह कौन सा है? वे दो ग्रह कौन सा है? वे दो ग्रह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? जिसका कोई उपग्रह नहीं है, जिसका क्या? कोई उपग्रह नहीं है। तो वो ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र, याद रखिएगा, ठीक है। यानी बुध और शुक्र। अब देखिए, सांझ का तारा या भोर का तारा किसको? सांझ का तारा या भोर का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन, यानी क्यों? क्योंकि नजदीक होने के कारण, यानी पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। तो एक प्रश्न यहां से है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? शुक्र है। और वे दो ग्रह कौन सा है जिनका कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र है। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य का प्रकाश, देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? फटाफट आंसर बताइए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक, तो सबसे पहले पृथ्वी तक पहुंचने में किस माध्यम द्वारा पहुंचता है? विकिरण के माध्यम के द्वारा पहुंचता है। विकिरण किस माध्यम द्वारा पहुंचता है? विकिरण के द्वारा पहुंचता है। और पृथ्वी पर पहुंचने में, देखिए ये सूर्य है, ठीक है, और यहां से पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लग जाता है? बताइए जल्दी से, कितना? 500 सेकेंड। कितना लगता है? 500 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। एक बात और याद रखिए, 8 मिनट 20 सेकेंड। आप याद रखिए, विकल्प में आपका इस क्वेश्चन को मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसका विकल्प में कैसे बनाता है, सुनिए। तो पृथ्वी का, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकेंड, 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट कितना? 20 सेकेंड, 8 छके 48, 480 सेकेंड प्लस 20 कितना हो गया? 500 सेकेंड, ठीक है। 500 सेकेंड। ये विकल्प में कैसे आपके एग्जाम में पूछता है, तो आपका विकल्प में दिया रहेगा, मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम में पूछता ऐसे देखने में तो लग रहा है कितना क्वेश्चन हम तो बता ही देंगे, एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है ऐसे प्रश्न। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 22 सेकेंड, इसके बाद है 500 सेकेंड, या डीन में उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। देखिए ये एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न,
और ये क्या करता था आपको याद रखिए, 8 मिनट 20 सेकंड भी होता है, 500 सेकंड। अब कई सारे एग्जाम में 8 मिनट 22 सेकंड को भी सही माना है। क्या माना है? 8 मिनट 22 सेकंड को भी सही माना है। इसीलिए आपका तीनों में से अधिक कोई एग्जाम में हो, 8 मिनट 20 सेकंड ये भी सही है, 8 मिनट 22 सेकंड ये भी सही है, या 500 सेकंड पूछ दे तो ये भी सही है। तीनों याद रखिएगा। यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, विकल्प के अनुसार ये आंसर 100% सही होगा। अगला देखिए, मोनाजाइट बालू में, मोनोजाइट बालू में, ठीक है, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? देखिए मोनोजाइट बालू में खनिज पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। कौन सा? थोरियम पाया जाता है। और भारत में इकलौता राज्य, मान एकमात्र राज्य है जहां थोरियम पाया जाता है, वो कौन सा राज्य है? केरल है। यानी केरल में क्या बालू के तट पर सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? थोरियम। यानी थोरियम के उत्पादन के दृष्टि से भारत में अग्रणी राज्य यानी प्रथम राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? देखिए रिएक्टर पैमाना, कौन सा पैमाना? रिएक्टर पैमाना द्वारा क्या मापा जाता है? तो मापा जाता है क्या चीज? भूकंप। यानी भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है? तीव्रता कि आखिर कितना, यानी सेंटर से कितनी स्पीड में, 7.8 या 7.9 के गति से तीव्रता मापा गया। ठीक है, यानी रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। ठीक है, अब तो हम बता रहे कि भूकंप, यानी भूकंप कैसे होता है? यानी पृथ्वी के अंदर कंपन करने की प्रक्रिया, यानी पृथ्वी के अंदर कंपन करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। अब भूकंप को किससे मापा जाता है? तो भूकंप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप के मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ, और भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र क्या कहते हैं? रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाना पर मापा जाता है भूकंप की किसका? तीव्रता मापा जाता है। और सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप। यानी भूकंप के मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। और तीव्रता मापने वाले यंत्र को बोलते हैं रिएक्टर पैमाना। अगला देखिए कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहता है? देखिए वायुमंडल, पृथ्वी के सारे वायुमंडल, यानी वायु से, देखिए वायु द्वारा घेरा गया मंडल। ठीक है, यानी पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाने वाली मंडल क्या कहते हैं? वायुमंडल। ठीक है, तो बोला वायुमंडल का सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? दोस्तों आपके सामने है, यहां से एक प्रश्न तो एग्जाम में पूछ ही देता है। ठीक है, आप जल्दी से बताइए कि वायुमंडल की तो सबसे निचली परत कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, यानी क्षोभ मंडल है। कौन से मंडल है? क्षोभ मंडल। और सबसे देखिए, सबसे एक मंडल, 2 मंडल, समताप 3 मंडल, ठीक है, मध्य सीमा 4 मंडल, और एक में यानी आयनोस्फीयर 5 मंडल। ठीक है, यानी टोटल 6, यानी मंडलों की संख्या 5 है। लेकिन क्या तापमंडल में दोनों मंडल आ जाता है, ब्रह्मंडल और आयन मंडल, आयनोस्फीयर या एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो सबसे नीचे पूछा ना कि वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो याद रखिए आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्षोभ मंडल। कौन सा है? क्षोभ मंडल है। और दोस्तों क्षोभ मंडल में क्या? बारिश, आंधी, तूफान किस मंडल में आता है? वर्षा। तूफान बहुत तेजी से आता है ना, और आंधी हल्की फुल्की आती है। आंधी, बादल। ठीक है, किस मंडल में? तो क्षोभ मंडल में। तूफान किस मंडल में आता है? क्षोभ मंडल में। आंधी या वर्षा किस मंडल में आता है? तो क्षोभ मंडल में। और जहाज, एयरप्लेन, जहाज है किस मंडल में उड़ती है? समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में उड़ती है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओजोन। क्या पता? CFC ना, ओजोन स्फीयर। ठीक है, तो समताप मंडल में भी पाया जाता है ओजोन स्फीयर, जिसके लिए हानिकारक गैस कौन सा है? CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन है। नेक्स्ट देखिए आयनोस्फीयर। आयन मंडल में जितना आप मोबाइल, टीवी, रेडियो देख रहे हैं ना, सारा सैटेलाइट कहाँ छोड़ा जाता है? आयन मंडल में। वहां से परावर्तित होकर वहां से क्या होती है? हमारे पृथ्वी पर पहुंचते, जिसे हम रेडियो सुनते हैं। तो किस मंडल में छोड़ा जाता है? आयनोस्फीयर। और ब्रह्मंडल में स्पेस, यानी अंतरिक्ष। इतना क्लियर हुआ कि
वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और इसके बाद आयनोस्फीयर, आयन मंडल, और सबसे लास्ट कौन सा है? वायुमंडल। अगला चलिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आप लोग बताइए कौन सा है, जल्दी से, कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड है। यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड। ये पूछता है कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में स्थित है। ये आपका कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, जो कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट देखिए, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। देखिए यहां से आपका एक प्रश्न तो एग्जाम में बनता ही बनता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के नजदीक ग्रह कौन सा है, सूर्य के नजदीक ग्रह कौन सा है, ठीक है, सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो आइए जल्दी से बताइए फटाफट कि सौरमंडल में सबसे बड़ा, देखिए आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो आपको दिख ही रहा होगा, यानी सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह यानी यहाँ देखिए सबसे बुध है, किसके नजदीक है? सूर्य के नजदीक है। सबसे दूर में कौन सा है? वरुण है, नेपच्यून ग्रह है, ठीक है। और वलय छल्ला आकार ग्रह कौन सा है आपका? शनि ग्रह है। और इसके बाद रीड मार्स गैस कौन सा है? मार्स तो आपका मंगल ग्रह है। और देखिए पूछता एग्जाम में कैसे है कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? देखिए तो यहां से मंगल और शुक्र के बीच स्थित है। यहां से देखिए कितना प्रश्न बनेगा आपका, मैं आपको बता देता हूं। आपका प्रश्न बनेगा कि सूर्य के नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह है। और पृथ्वी के नजदीक ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र ग्रह है। और पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। किसके? मंगल और शुक्र ग्रह के बीच स्थित है। और सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। वलय छल्लाकार ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह है। कितना सारा प्रश्न बन गया आपका, यहां से इस पे स्टार लगा लीजिएगा। इनमें से एक प्रश्न आपको सौरमंडल से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब और किसने की? देखिए ये क्वेश्चन आज के लिए आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न हमेशा पूछता ही पूछता है। और इस चीज़ को हमें आज मैं आपको बता दूंगा, जहाँ से कि कब और किसने, फिर आपको क्या एग्जाम में जाइएगा सारा डाउट क्लियर। तो मुस्लिम लीग की देखिए सबसे पहले यहीं से बात हो जाता है। देखिए आपका क्वेश्चन बनता कहाँ से? आपका सारा प्रश्न में से। तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब और किसने की? देखिए सबसे पहले कब, 1940 में। किसने की? मोहम्मद अली, याद रखिए मोहम्मद अली जिन्ना। किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले मांग की। किसका? भारत विभाजन की, ठीक है। यानी भारत विभाजन की सबसे पहले मांग किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब की? 1940 में। कहाँ की? लाहौर अधिवेशन में किया। कहाँ? लाहौर अधिवेशन में किया। तो आपका क्लियर हो गया कि मुस्लिम लीग की मांग सबसे पहले किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना। कब की? 1940 में। कहाँ के अधिवेशन में की? लाहौर अधिवेशन में की। यहीं से एक शब्द दिया, कौन? पाकिस्तान, जो हमारा भारत का अभी हमारा मुल्क पड़ोसी देश पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का सबसे पहले मांग किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना। अब पाकिस्तान शब्द नाम किसने दिया? चौधरी रहमत अली। कौन दिया? पाकिस्तान शब्द नाम किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने दिया पाकिस्तान शब्द। चौधरी रहमत अली ने।
पाकिस्तान शब्द का नाम किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने। और पाकिस्तान का विभाजन कब हो गया? तो भारत से, यानी 14 अगस्त। कब? 14 अगस्त 1947 में। अब भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 में। क्लियर? आइए थोड़ा सा मुस्लिम लीग ने चर्चा करते हैं कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ। देखिए यहाँ से आपका प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 में। कब हुआ? 1906 में। कहाँ हुआ? ढाका। दोस्तों कहाँ के ढाका राजधानी है? बांग्लादेश की। कहाँ की राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी जिसका चलिए, यानी मुस्लिम लीग की गठन कब हुआ? 1906 में। कहाँ? ढाका। ढाका कहाँ की राजधानी है? बांग्लादेश की। और यहाँ का मुद्रा है, याद रखिए, टाका। क्या है? टाका। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? किसने? यानी मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? सलीमुल्लाह खां। किसने किया? सलीमुल्लाह खां को बनाया गया। यानी मुस्लिम लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? सलीमुल्लाह खां। कब किए? 1906 में। कहाँ किए? ढाका में। और इसका अध्यक्षता किसने किया? आगा खां। किसने किया? आगा खां। आगा खां। ये आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछता है। यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना तय है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज का प्रश्न इतना ही। और आपको बता दूं दोस्तों कि यदि मेरी पढ़ाई समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको पढ़ाई में कहाँ समझ में नहीं है, किस टॉपिक में, किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुआ। हम आपको विस्तार से बताएंगे, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।